गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके थे वो हम मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात कर चुके थे। हमारा टॉपिक जो चल रहा था इसमें जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे वेल्डेड कनेक्शन के बारे में। वेल्डेड कनेक्शन की प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे और उसके अंदर हमने पहला पॉइंट अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि मिनिमम साइज हम क्या रखते हैं। आज हम बात करेंगे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की। मैक्सिमम कि हमें वेल्डेड कनेक्शन में मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या रखना है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए सबसे पहले हमें ये पता रखना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। थिनर प्लेट की थिकनेस पे ये डिपेंड करता है। अब देखो दो तरीके से, अगर हमारी स्क्वायर एज है, अगर हमारी जो वेल्ड है वो कैसी है, स्क्वायर एज और राउंड एज दो तरह की होती है। तो पहली हम बात करते हैं, अगर हमारी इन स्क्वायर एज है, स्क्वायर एज, अगर स्क्वायर एज है तो हमारी जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होगी वो क्या होगी? तो इस कंडीशन में हमारी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होती है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5। मैक्सिमम वेल्ड साइज जो होती है वो होगी हमारी क्या? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस 1.5। ये तो कब होगी? जब स्क्वायर एज है। अगर राउंडेड एज हो, इन अगर राउंडेड एजेस हो वेल्ड के, तब मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, तब मैक्सिमम वेल्ड साइज जो होगी वो होगी 3/4 इंटू टी। और ये टी क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है। टी क्या है? 75% ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये टी क्या है? 75% ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड में हम देख चुके हैं हमें किस तरीके से लेना है। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम साइज की। तो मैक्सिमम साइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, मैक्सिमम साइज के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये डिपेंड किस पे करता है। ये डिपेंड करता है किस पे? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट पे। जबकि जो हमारा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड था वो हमारा थिकर प्लेट पे डिपेंड करता था, ये थिनर प्लेट पे डिपेंड करता है। अब दो तरीके से है, अगर वेल्डेड के जो एजेस हैं वो या तो रेक्टेंगुलर होंगे या स्क्वायर होंगे, सॉरी राउंडेड होंगे या स्क्वायर होंगे। अगर स्क्वायर एजेस हैं तो हमें थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट में से कितना घटा देना है? 1.5। इफ द एजेस ऑफ वेल्ड इज राउंडेड देन the maximum size of weld is 3/4 of multiply by 75% of thickness of thinner plate। ठीक है, तो ये थी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड और इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव एरिया की।
किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड। इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रोड थिकनेस। किस किस के बराबर होता है? एल इफेक्टिव के और थ्रोड थिकनेस के। और ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेल्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेल्ड। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या? इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वेल्ड। और साइज ऑफ वेल्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। अब इफेक्टिव एरिया होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन होता है किस किस का? तो हम यहां लिख देते हैं एरिया इफेक्टिव इज इक्वल टू किस किस के मल्टीप्लिकेशन में होगा? लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रोड थिकनेस। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रोड थिकनेस मल्टीप्लाई बाय थ्रोड थिकनेस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए ई इज इक्वल टू एल इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय थ्रोड थिकनेस। तो ये होता है इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड। अब हम बात करते हैं किसकी? इफेक्टिव लेंथ की। कि ये जो इफेक्टिव लेंथ हमने यूज ली है एल इफेक्टिव, ये क्या है? एल इफेक्टिव क्या है? टी टी तो है थ्रोड थिकनेस। अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड अगर हमसे पूछ ले तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? देखिए, हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड की। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस 2 ब्रैकेट साइज ऑफ वेल्ड। या हम इसको किससे लिखते हैं? 2s, 2s भी लिख सकते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है? पहली तो ये कि जो एल इफेक्टिव है वो शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। एल इफेक्टिव है वो कभी भी 4s से क्या नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। और किस पे डिपेंड करती है ये तो आप समझ ही गए होंगे रिलेशन को देखते हुए कि ये किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ वेल्ड पे डिपेंड करती है। साइज ऑफ वेल्ड है हमारा एस, तो एल इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल लेंथ में से किसको घटा दो? 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड को, एस को। और ये किसी भी कंडीशन में 4s से कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब हम चलते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड को हम किस तरीके से देखते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? लोड कैरिंग कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। वेल्ड लोड
लोड कैरिंग कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। देखिए ये होती है परमिशिबल शियर स्ट्रेस इनटू इफेक्टिव एरिया ऑफ बोल्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है किस किस का मल्टीप्लिकेशन होता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इनटू इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड। तो P इज इक्वल टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस परमिसिबल शियर स्ट्रेस इनटू मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड। इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड क्या होता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस को इफेक्टिव एरिया वेल्ड से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए किस तरीके से लिखेंगे, तो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ एस इंटू एल इफेक्टिव इंटू टी टी, क्योंकि जो इफेक्टिव एरिया होता है हमारा वो क्या होता है, एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस, और परमिसिबल शियर स्ट्रेस को हम किससे लिख रहे हैं, एफ एस से। तो एफ एस तो क्या है हमारा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस है। एफ एस क्या है हमारा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। यहां लिख देता हूं मैं वापस से, एफ एस है हमारा परमिसिबल शियर स्ट्रेस। अब इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम, तो वैल्यू लेते हैं हम इसकी WSM में 1000 MPa। 1000 MPa हम वैल्यू लेते हैं किसके अंदर, WSM में, ठीक है। उसके बाद FU, FU क्या होती है हमारी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इन वेल्ड। उसकी वैल्यू ले लेते हैं हम LSM में FU अपॉन √3 1.25, जो शॉप वेल्ड के लिए 1.25 लेते हैं और फील्ड वेल्ड के लिए 1.5 लेते हैं। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, P से। और P क्या होता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस FS जो हमने डिनोट किया है वो इनटू इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड। इफेक्टिव एरिया क्या होता है, इफेक्टिव एरिया जो हमने अभी देखा डेफिनेशन वो क्या देखी थी कि इफेक्टिव लेंथ मल्टीप्लाई बाय थ्रोट थिकनेस इज कॉल्ड इफेक्टिव एरिया। तो वहां से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें ये चीजें गिवन हो तो हम लोड कैरिंग कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड की निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिच ऑफ वेल्ड। पिच डिस्टेंस कितनी रखते हैं या पिच ऑफ वेल्ड क्या होता है वेल्डेड कनेक्शन के अंदर। हम बात करते हैं किसकी, पिच ऑफ वेल्ड की। पिच ऑफ वेल्ड, पिच ऑफ वेल्ड को दो तरीके से देखते हैं हम, एक तो मैक्सिमम पिच इन कंप्रेशन और टेंशन। एक तो हम बात करेंगे किसमें, कंप्रेशन में हम क्या वैल्यू लेते हैं और हम टेंशन में क्या वैल्यू लेते हैं पिच की। तो देखिए कंप्रेशन में जो हम वैल्यू लेते हैं वो P इज इक्वल टू 12T और 200 mm, ये हम लेते हैं इक्वल टू P इक्वल टू 12T और 200 mm। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको लेंगे। और मैक्सिमम पिच टेंशन में जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं क्या, ये मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम टेंशन। अच्छा मैक्सिमम पिच है, मैक्सिमम पिच इन कंप्रेशन एंड इन टेंशन। तो कंप्रेशन में P इज इक्वल टू 12T और 200 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको लेंगे, ठीक है। T क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। और इसमें अगर बात करें टेंशन में, तो टेंशन में जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं P इज इक्वल टू 16T और 200 mm।
ये टी क्या है, टी में बता चुका अभी, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो ये हमारा वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस थे जो हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्लॉट वेल्डिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, और उसकी वैल्यू है जो विड्थ ऑफ स्लॉट की, वो हम क्या कैलकुलेशन में रखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।